नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अपन बात कर रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर का जो अपना चैप्टर है यूनिट फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स। उसमें अपना जो हेडिंग जो था वो था आप लोगों का ऊष्मागतिकी के नियम, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और उसमें जो आप लोगों का जो अंतिम जो रूल है जिसका स्टेटमेंट अपने को यहाँ पढ़ना है वो है आप लोगों का ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, अपन बोल सकते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए अपन बात करें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो इससे पहले अपन लोगों ने आज से जो पहली जो क्लासें हुई हैं उनमें जो चीज़ें अपन लोगों ने पढ़ी हैं ऊष्मागतिकी के नियमों के बारे में, उनको एक बार अपन सरसरी नज़रों से देखते हैं और वर्बली अपन लोग उनको थोड़ा रिकॉल करते हैं। देखिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सर्वप्रथम जो मैंने आप लोगों को बताया था वो बताया था आप लोगों का ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। तो ऊष्मागतिकी का जो आप लोगों का शून्य नियम था उसमें अपन लोगों ने जो बात की थी वो ये बात की थी कि यदि कोई दो निकाय जैसे ए और बी, यदि कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ में दैट इज सी, यदि कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य में है तो यह आवश्यक होगा, ये मस्ट होगा कि वो दोनों निकाय भी आपस में किस में हो, साम्य में हो। दैट इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या था आप लोगों का ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। इसके बाद में क्या था आप लोगों का ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो प्रथम नियम है उसमें अपन लोगों ने जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो है जिस चीज़ को आप लोगों को हाईलाइट करना है वो चीज़ कौन सी है कि ना तो हीट अथवा एनर्जी को ना तो आप लोग क्रिएट कर सकते हो और ना ही आप लोग इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बल्कि आप लोग इसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हो, आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड मैथमेटिकल जो आप लोगों ने बात की थी कि किसी भी सिस्टम को अगर मैं क्यू हीट प्रोवाइड करवाऊंगा तो किया गया कार्य डब्ल्यू होगा और जो एनर्जी शेष रह जाएगी, रिमेनिंग जो एनर्जी आएगी वो एज ए इंटरनल एनर्जी अपन लोग उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी यू से, या कई किताबों में आप लोगों को यही चीज मिलेगी, क्या आप लोगों को डी ई से। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद में अपन लोगों ने नंबर 3 पे बात की थी आप लोगों से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है उसकी अगर अपन लोग बात करें तो अपन लोगों ने दो शब्द पढ़े थे आप लोगों का, एक तो आप लोगों का रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए और एक आप लोगों का इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अपन लोगों ने जिस चीज की बात की थी कि यूनिवर्स का जो टोटल एंट्रोपी जो है वो क्या रहता है आप लोगों का, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट। वो चीज क्या रहती है आप लोगों की, फिक्स रहती है। दैट मीन्स अपन लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। और ये डेल्टा एस किसका, आप लोगों का यूनिवर्स का। वहीं दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसको आप लोगों को हाईलाइट करना है वो चीज क्या है आप लोगों का, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव। दैट मीन्स डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव। ये दोनों बातें मैं आप लोगों को हिंदी और साथ साथ इंग्लिश दोनों ही बातों को मैं आप लोगों को बता चुका हूं, क्लियर है। तो ये अपन लोगों ने अभी तक ऊष्मागतिकी के जो 3 नियम हैं उनके स्टेटमेंट की बात की है। आज अपना तृतीय जो नियम है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और लास्ट जो ऊष्मागतिकी का जो नियम है उसका सीधा साधा सा स्टेटमेंट है आप लोगों का 4 से 5 लाइन का, उसकी बात करेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे कुछ छोटी सी जो और टर्म है आप लोगों की, एंथैल्पी है, वर्क है, हीट है, इन सब की बात करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, यू कैन सी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। ये आप लोगों का स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कई बार क्या होता है आप लोगों का कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो लिखिए आप लोग, साथ साथ में मैं आप लोगों का बोलता रहूँगा और बोर्ड पे मैं लिखता भी रहूँगा, तो आप लोग जो है इन चीज़ों को अपनी नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। लिखिए आप लोग, किसी भी
पूर्ण शुद्ध क्रिस्टल के लिए, पूर्ण शुद्ध क्रिस्टल के लिए, फॉर ए प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड, किसी भी पूर्ण शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस के लिए, क्रिस्टलीय ठोस के लिए, ठोस के लिए उसके परम ताप पर, उसके परम ताप, उसके परम ताप पर, परम ताप पर उसका एंट्रोपी, उसका एंट्रोपी शून्य होता है। दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यही ऊष्मागतिकी का, यही ऊष्मागतिकी का, यही ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है, तृतीय नियम है। वी कैन से फॉर ए प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड एंट्रोपी इज जीरो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के अनुसार किसी भी पूर्ण शुद्ध क्रिस्टल के लिए, फॉर ए प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड, किसी भी पूर्ण शुद्ध क्रिस्टल के लिए उसके परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसके परम ताप पर उसका एंट्रोपी क्या होता है? जीरो। तो ये चीज आप लोगों से पूछी जा सकती है कि ये ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम है। एग्जाम में आप लोगों का, जैसे अपन बात करें अपने बीएससी सेकेंड ईयर का, तो उसमें वो आप लोगों से पूछेगा तो 1 या 1.5 नंबर का ये स्टेटमेंट आप लोगों से पूछेगा। एक चीज जो आप लोगों की इंपॉर्टेंट और है इसके लिए कि अगर अपन 1.5 या 2 नंबर की अगर अपन बात करेंगे तो आगे जाने के बाद में यह जो नियम है आप लोगों का ऊष्मागतिकी का जो तृतीय नियम है, इसकी अपन मैं आप लोगों से बात करूंगा तो ये आप लोगों को बताएगा किसके बारे में? अवशिष्ट एंट्रोपी के बारे में। यू कैन से रेजिडुअल एंट्रोपी। आई बात समझ? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इससे पहले जो नियम है आप लोगों का ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम था वो किस बात की व्याख्या करता था? एंट्रोपी की। लेकिन ऊष्मागतिकी का जो तृतीय नियम आएगा वो एंट्रोपी की बजाय कौन सा शब्द काम में लेंगे अपन लोग? अवशिष्ट एंट्रोपी की, रेजिडुअल एंट्रोपी की। तो अपन क्या बोल सकते हैं? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डील विथ या एक्सप्लेन रेजिडुअल एंट्रोपी। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम अवशिष्ट एंट्रोपी के बारे में भी बताता है। तो आप लोग यहां लिख सकते हो इस नियम की सहायता, यह नियम अवशिष्ट एंट्रोपी, कौन सी? अवशिष्ट एंट्रोपी। अपन कौन सी बोल सकते हैं? रेजिडुअल एंट्रोपी। अवशिष्ट एंट्रोपी की व्याख्या करता है। अवशिष्ट एंट्रोपी की व्याख्या करता है। ठीक है, एक बार आप लोग इसको मेंशन कीजिए, फिर मैं आप लोगों को फिर एक बार इस चीज को बताऊंगा। देखिए क्या है, आप लोगों को अगर बात करें अपन बीएससी सेकेंड ईयर के एग्जाम में, अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैक्सिमम आप लोगों से ये 2 नंबर का पूछा जाएगा और उसमें जो आप लोगों को चीजें उतारनी है वो एज इट इज ऐसे उतारनी है। ठीक है, तो क्या है ऊष्मागतिकी का शून्य जो है आप लोगों का तृतीय नियम, उसमें केवल 3 शब्द जो है वो ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। एक तो कौन सा आप लोगों का? पूर्ण शुद्ध क्रिस्टल, फॉर ए प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या हो जाएगा? फॉर ए प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद में कौन सा ताप? केवल ताप नहीं, उसका कौन सा ताप? परम ताप। यू कैन से एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एंट्रोपी क्या होता है? शून्य। अगर ये 3 शब्द आप लोगों को याद हैं तो ये आप लोगों का ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम होगा। और साथ साथ में एक अलग से जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि अवशिष्ट एंट्रोपी है, उसके बारे में ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम आपको बतलाता है। तो आप लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो कि एंट्रोपी की बात कर रहा है, साथ में एक शब्द अवशिष्ट एंट्रोपी भी है। तो केवल एंट्रोपी का पूछा जाए तो कौन सा नियम आएगा आप लोगों का? द्वितीय नियम। लेकिन अगर आप लोगों से वो अवशिष्ट एंट्रोपी की बात करें, रेजिडुअल एंट्रोपी की बात करें, तो वो चीज क्या हो जाएगी आप लोगों का? ऊष्मागतिकी के
तृतीय नियम में। क्लियर है? ये आप लोगों का ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम हुआ। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि सर एंट्रोपी तो हम लोग समझ गए कि S इज इक्वल टू आप लोगों का ये डेल Q अपॉन क्या था, आप लोगों का T था, करवाया था ना आप लोगों को एंट्रोपी। अब एक शब्द है आप लोगों का कौन सा, अवशिष्ट एंट्रोपी, तो इसको और जान लेते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अवशिष्ट एंट्रोपी और रेजिडुअल एंट्रोपी, RESIDUAL, रेजिडुअल एंट्रोपी, अवशिष्ट एंट्रोपी अथवा रेजिडुअल एंट्रोपी। छोटी सी टर्म है आप लोगों की, तो इसको भी आप लोगों को पता कर लेना है। होने को तो ये एंट्रोपी ही होती है, लेकिन इसके लिए एक खास बात होती है, उस खास बात की वजह से इसे क्या बोला जाता है, रेजिडुअल एंट्रोपी। देखिए क्या है, अपन बात करते हैं अवशिष्ट एंट्रोपी की। अवशिष्ट एंट्रोपी, यू कैन से रेजिडुअल एंट्रोपी। रेजिडुअल एंट्रोपी। अब देखिए क्या होता है आप लोगों का, अभी अपन लोगों ने ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम की बात की कि कोई भी जो आप लोगों का प्योर क्रिस्टल जो होता है, कोई भी प्योर क्रिस्टल होता है, अपन लोगों ने कहा पूर्ण रूप से शुद्ध क्रिस्टल, पूर्ण शुद्ध क्रिस्टल, उसके परम ताप पर उसका एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, 0। इस चीज को आप लोगों ने क्या बोला था, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। लेकिन हुआ क्या कि कुछ ऐसे क्रिस्टल देखे गए जो बिल्कुल आप लोगों के शुद्ध हैं, लेकिन उनके परम ताप पर भी उनमें कोई ना कोई एंट्रोपी पाई जाती है, और एंट्रोपी के इस मान को क्या बोला गया, अवशिष्ट एंट्रोपी अथवा रेजिडुअल एंट्रोपी। तो अपनी परिभाषा क्या बन जाएगी, ऐसे क्रिस्टल या ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें परम ताप पर एंट्रोपी का मान शून्य नहीं होकर के कुछ न कुछ एंट्रोपी उनमें पाई जाती है, एंट्रोपी के इस मान को अपन लोग क्या बोलते हैं, अवशिष्ट एंट्रोपी अथवा रेजिडुअल एंट्रोपी। तो आप लोग लिख लीजिए, लिखिए आप लोग, कुछ ऐसे ठोस होते हैं, कुछ ऐसे ठोस होते हैं, some solid in which at absolute temperature their entropy is not 0। कुछ ऐसे ठोस होते हैं जिनमें उनके परम ताप के मान पर भी उनके परम ताप के मान पर भी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उनके परम ताप के मान पर भी एंट्रोपी का मान शून्य नहीं होकर के, एंट्रोपी का मान शून्य नहीं होकर के, एंट्रोपी का मान शून्य नहीं होकर के कुछ न कुछ पाया जाता है, कुछ न कुछ पाया जाता है, some amount of entropy is present, कुछ न कुछ पाया जाता है। एंट्रोपी के इस मान को, एंट्रोपी के इस मान को, एंट्रोपी के इस मान को अवशिष्ट एंट्रोपी अथवा रेजिडुअल एंट्रोपी कहा जाता है, इज नोन एज रेजिडुअल एंट्रोपी, अथवा अपन क्या बोलेंगे, एंट्रोपी के इस मान को अवशिष्ट एंट्रोपी कहा जाता है। ये हुई आप लोगों की क्या, रेजिडुअल एंट्रोपी। क्या हो गई, रेजिडुअल एंट्रोपी।
अब देखिए, अब अपने पास में जो टर्म है वो है आप लोगों का कार्य एवं ऊष्मा, हीट एंड वर्क। अगली जो अपनी छोटी सी टर्म रहेगी कार्य एवं ऊष्मा, कार्य एवं ऊष्मा, वर्क एंड हीट, कार्य एवं ऊष्मा। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, तो 1.5 से 2 नंबर का पूछा जाएगा। शॉर्ट नोट है, आप लोग पुराने जो पेपर हैं उनको आप लोग उठाइएगा। उन पेपर्स में आप लोगों को अब तक मैंने जो आप लोगों को बताया है वो सारी चीजें आप लोगों को 2-2 नंबर की पूछी गई हैं, 1.5 नंबर की पूछी गई हैं। मतलब वो ये पूछेगा कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए या निम्न को उदाहरण सहित समझाइए। तो वो आप लोगों को वहां पे 3 टर्म पूछ लेगा इस तरीके से, ए, बी और सी। तो एक 2 नंबर की, दूसरी 2 नंबर की, तीसरी क्या पूछ लेगा 2.5 नंबर की। या आप लोगों को 3 नहीं पूछ करके वो 4 पूछ ले, और इस तरीके से वो क्या कर देगा 1-2 नंबर की, बाकी क्या कर देगा 1.5 नंबर की। तो 1 नंबर की तो क्या हो जाएगी उसकी परिभाषा, और आधे नंबर के उसके क्या हो जाएंगे 2 एग्जाम्पल, पाव नंबर के। इस तरीके से वो आप लोगों से पूछता है। तो अभी तक अपन लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी हैं वो 2-2 नंबरों के हिसाब से अपन लोग चल रहे हैं। इसके बाद में आगे जैसे जैसे आप लोगों की क्लासें आती जाएगी, फिर अपना जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन तो इस पैटर्न में आएगा आप लोगों का 1.5 नंबर का, एक तो ये पैटर्न बनेगा, और अथवा वाला जो क्वेश्चन आएगा वो 4.5 नंबर प्लस 2 का पैटर्न बनता है। उसमें अपन कंप्लीट बातें करेंगे, जैसे ऊष्माधारिता क्या होती है, इसको परिभाषित करते हुए सीपी एवं सीवी को समझाइए तथा इन दोनों में संबंध दीजिए। इसके बाद में कि जूल थॉमसन प्रभाव क्या होता है, इसको समझाते हुए ये सिद्ध कीजिए कि जूल थॉमसन प्रभाव है वो नियत एंथैल्पी पे संपन्न होता है अथवा एक रुद्धोष्म प्रक्रम है। ये सब चीजें की बड़ी बड़ी जो चीजें हैं आप लोगों से वो पूछी जाएगी 4.5 प्लस 2 के मैनर में। वहीं अगर छोटी छोटी चीजें वो आप लोगों से एक क्वेश्चन तो इस पैटर्न में बनेगा आप लोगों का 1.5 में, और एक पैटर्न जो बनेगा वो बनेगा 4.5 प्लस 2 का। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन चलेगा। तो अभी जो जिन चीजों को अपन डिस्कस कर रहे हैं वो कौन से मैटर है आप लोगों का, इस वाले मैनर की अपन लोग बात कर रहे हैं। और इसमें एक जो चीज है आप लोगों का कार्य एवं ऊष्मा, यानी कि अपन लोग क्या बोल सकते हैं वर्क एंड हीट। आई बात समझ में? तो यही वो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे जैसे मैं आप लोगों को मेंशन करवाऊं नोटबुक में, वैसे वैसे आप लोग इन चीजों को मेंशन कर लीजिएगा, और एग्जाम में आप लोग इन चीजों को ऐसे कैसे उतार दीजिएगा। जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। देखिए क्या है, आप लोग मेरे को ये बताइए कि कार्य और ऊष्मा जो हैं वो कौन से फलन होते हैं। सबसे पहले तो आप लोग मेरे को ये बताइए कि ये पथ फलन होते हैं कि अवस्था फलन होते हैं। थोड़ा सा आप लोग अपना जो है पिछली क्लासें जो हैं उन पे विचार कीजिए। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका, और वहाँ पे मैंने कहा भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो आप लोगों का कार्य एवं ऊष्मा जो हैं, कार्य एवं ऊष्मा, कार्य एवं ऊष्मा, हीट एंड वर्क, यू कैन से वर्क एंड हीट बोथ आर पाथ फंक्शन। कार्य एवं ऊष्मा दोनों ही पथ फलन हैं, पाथ फंक्शन है। मतलब प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पे डिपेंड नहीं करते, दोनों ही क्या है पथ फलन हैं। ये चीज आप लोग मान के चलिए कि आप लोग अगर एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हो, आगे जाकर के आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो यहां से जो आप लोगों का कार्य है स्मॉल w और हीट जो है स्मॉल q, ये तय आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है कि निम्न में से पथ फलन है। एक आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा q, एक मिलेगा w, एक मिलेगा a एंड b, एक आप लोगों को मिलेगा नन ऑफ दीज। क्या नन ऑफ दीज? तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का ए एंड बी। कई बार आप लोगों को भ्रमित करने के लिए वो नन ऑफ दीज के स्थान पे उपरोक्त में से कोई नहीं के स्थान पे क्या दे देगा कैपिटल एच। अब बोले दिमाग में कंफ्यूजन शुरू हो गया कि सर एच भी तो हीट है और क्यू भी हीट है, तो भैया क्यू ही हीट है, एच हीट नहीं होकर के क्या है हीट का आपस में योग करोगे तो एक चीज आएगी आप लोगों का, क्या आएगी एंथैल्पी, जो कि अगली हेडिंग रहेगी। तो यहां आप लोगों में क्या हो जाएगा कि यार क्यू भी है एच भी है, अब हीट भी तो क्या होती है पथ फलन होती है, कार्य भी क्या होता है पथ फलन। तो फिर आपको ये लगता है कि यार क्यू और एच ये दोनों मिल गए, इसका मतलब कोई ना कोई दिक्कत है, चलो डब्ल्यू को टिक कर देते हैं।
ऐसी कन्फ्यूजन वाली स्थिति क्रिएट ना हो, इसलिए ध्यान में रखें कि कार्य को हमेशा स्मॉल w से और ऊष्मा को स्मॉल q से। ये जो h है ये हीट नहीं होकर के क्या है, हीट कंटेंट, जितने भी हीट कंटेंट होते हैं उन सब की क्या है ये टोटलिंग, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं एंथैल्पी। क्या बोलेंगे एंथैल्पी। तो हीट और वर्क जो है वो तो क्या है पथ फलन, लेकिन H अगर आप लोगों को मिल गया तो वो क्या है आप लोगों का अवस्था फलन। याद रहेगा इस चीज में, ठीक है। अब देखिए एक स्टेटमेंट तो आप लोगों का क्या बना वर्क एंड हीट का, कि बोथ आर पाथ फंक्शन, दोनों ही कौन से हैं पथ फलन है। अगली बात, कार्य और ऊष्मा दोनों ही ऊर्जा के रूप हैं, बगैर ऊर्जा के दोनों ही संपन्न नहीं है। दोनों क्या है एक तरीके से ऊर्जा हैं, दोनों क्या है कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा दोनों ही क्या है ऊर्जा के रूप हैं। मैं ये लिख रहा हूं कार्य तथा ऊष्मा, कार्य तथा ऊष्मा दोनों ही ऊर्जा के रूप हैं, परंतु आप लोग बताओगे इस चीज को कि कार्य और ऊष्मा में से व्यवस्थित कौन सा है और अव्यवस्थित कौन सा है। तो कार्य जो होता है वो व्यवस्थित रूप होता है और ऊष्मा जो होता है वो एक यादृच्छिक रूप होता है, किसका ऊर्जा का। तो अपन लिख सकते हैं परंतु कार्य ऊर्जा का एक सुव्यवस्थित रूप है। कौन सा रूप है वेल अरेंज, एक सुव्यवस्थित रूप है। वहीं ऊष्मा ऊर्जा का यादृच्छिक यानी कि यादृच्छिक रूप है। दैट इज द सेकेंड स्टेटमेंट इन द सेंस ऑफ वर्क एंड हीट। आई बात समझ में। ये दो स्टेटमेंट किसके बारे में हो गए वर्क और हीट के बारे में। तीसरे स्टेटमेंट की अगर अपन लोग बात करें तो ये स्टेटमेंट जो रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो स्मॉल w और एक जो स्मॉल q है, अपन इन्हीं की तो चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैंने इससे पहले वाली क्लासों में भी बताया था कि ये आप लोगों को दो तरीके से मिलेगा, एक तो पॉजिटिव वर्क मिलेगा और नेगेटिव वर्क मिलेगा। इसी तरीके हीट जो रहेगी वो एक तो पॉजिटिव आप लोगों को हीट मिलेगी, एक क्या मिलेगी आप लोगों को नेगेटिव हीट मिलेगी। आई बात समझ में। तो ये कब अपने को पॉजिटिव साइन यूज करना है और किस समय अपने को नेगेटिव साइन यूज करना है, ये अकॉर्डिंग टू IUPAC अगर आप लोग बात करोगे, अकॉर्डिंग टू IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इसकी अगर आप लोग बात करोगे जहां से केमिस्ट्री के नियम क्या होते हैं उसकी मानकता को परखा जाता है, तो वहां से अगर अपन बात करेंगे तो आप लोग फिजिक्स में मत जाइएगा। वहां हो सकता है सिंबल आपको जस्ट इसका रिवर्स मिल जाए। अपन बात करें केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स की, तो वहां अगर आप लोग बात करोगे तो ये पॉजिटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा और हीट कब पॉजिटिव आएगा और कब नेगेटिव आएगा, इन सब चीज़ों की बात करेंगे अपन कौन सी क्लास में, इसके बाद में जो अगली क्लास होगी। आज की क्लास में अपना जो मैटर रहेगा वो इतना ही रहेगा। जो मैटर मैंने आप लोगों को बताया, ये जो मैटर बताया है इसको और इसके पहले जितने भी क्लासें हुई हैं धीरे धीरे आप लोग इनको क्या करें रिवाइज करें, ताकि आप लोग आगे जब इन चीज़ों में बढ़ोगे तो चीज़ों में अपने को क्या मिले हेल्प मिले। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे क्या इसके आगे की बातें।